की पुस्तक है। हिंदी निबंध का विकास, हिंदी साहित्य एवं भाषा का वस्तुनिष्ठ इतिहास, सरस्वती पांडे एवं गोविंद पांडे की पुस्तक। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा कि हिंदी निबंध जो है, निबंध का अर्थ होता है कि नी जोड़ बंध। नी मतलब क्या होता है? विचार, और बंध मतलब बांधना, किसी एक विचार को बांधना, अर्थात किसी एक महत्वपूर्ण कोई टॉपिक हो या कोई कोई विचार हो या कोई मुद्दा हो, उसको एक ही सूत्रपात कर दिया जाए, मतलब कि उसको आप बांध दे और उसी टॉपिक पर आप लिखें, उसको हम लोग क्या कहते हैं? निबंध कहते हैं। ठीक है, तो निबंध का भी बहुत सारा क्रम हुआ है, जैसे भारतेंदु युग हुआ, फिर शुक्ल युग आता है, फिर शुक्ल उत्तर युग आता है, मतलब शुक्ल के बाद युग। तो हम लोग पढ़ते हैं आज भारतेंदु युग। खास करके निबंध जो है भारतेंदु युग से मानना चाहिए। ठीक है, तो इस पुस्तक में दिया हुआ है कि यूरोप में निबंध साहित्य का जनक फ्रेंच विद्वान मानतेन को माना जाता है। कहाँ से मानतेन को माना जाता है? कहाँ? फ्रेंच के ये विद्वान रहे हैं, बहुत बड़े निबंधकार रहे हैं। इनको क्या माना जाता है? मानतेन। किनको माना जाता है? यूरोप में निबंध साहित्य का जनक फ्रेंच विद्वान मानतेन को माना जाता है। ठीक है, अंग्रेजी साहित्य का प्रथम निबंधकार लॉर्ड बेकन को माना जाता है। लॉर्ड बेकन को माना जाता है अंग्रेजी साहित्य में। हिंदी का प्रथम निबंध या निबंधकार एवं प्रस्तोता कौन है भाई? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल किनको मानते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ठीक है, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय मानते हैं बालकृष्ण भट्ट जी को। हिंदी के प्रथम निबंधकार गणपति चंद्र गुप्त जी किनको मानते हैं? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है, इनकी निबंध कौन सी है? तो राजा भोज का सपना। आपको पता है कि गणपति चंद्र गुप्त की पुस्तक है हिंदी साहित्य की वैज्ञानिक इतिहास। ठीक है, विश्वनाथ M.A. सदा सुखलाल नियाज, जो खड़ी बोली के जो 4 उन्नायक हुए हैं, सदा सुखलाल नियाज वही है। ठीक है, 1840 ईस्वी में सुरासुर निर्णय निबंध नाम के लिखते हैं। तो अलग अलग विद्वान अलग अलग निबंधकार को प्रथम निबंधकार माना जाता है, मानते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे दिया है कि अन्य सभी विद्वानों ने सर्वसहमति से भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी निबंध का जनक माना जाता है। ठीक है, भारतेंदु जी अपने विचारों से, अपनी बुद्धि से, अपनी स्वतंत्रता जो हिंदी साहित्य में आए, इसके लिए इसके लिए निबंध साहित्य का बहुत बड़ा योगदान रहा है। भारतेंदु की इतिहास में जितनी भी रचनाएं लिखी है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी साहित्य के इतिहास में, निबंध के माध्यम से वो अपने वो अपने अपने तरफ से साहित्य को बहुत कुछ दिया है, और स्वतंत्रता दिलाने में उनकी जो पत्रिकाएं हैं, उनका जो निबंध है, उनका जो साहित्य है, जो कविताएं हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उनका उन्हीं के नाम से एक युग चला। कौन सा युग? ये युग का नाम है भारतेंदु युग। तो हम लोग भारतेंदु युग के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। खैर, थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है कि भारतेंदु के विद्या गुरु राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। कौन थे इनके विद्या गुरु, अर्थात जो गुरु कह सकते हैं कौन है? तो हमारे शिव प्रसाद सितारे हिंद। भारतेंदु के संबंध में डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है, कविता में उनका संस्कार है, गद्य में क्या है? विचार। ये बहुत महत्वपूर्ण कोट है। और आपको पता है कि रामस्वरूप चतुर्वेदी की पुस्तक हिंदी साहित्य संवेदना और विकास बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसको हर विद्यार्थी के पास होना चाहिए। एक अच्छे विद्यार्थी और एक अच्छे साहित्यकार इनकी पुस्तक को बहुत ही सम्मान से देखती है, और एक परीक्षार्थी को तो अवश्य ये पुस्तक होनी चाहिए, हिंदी साहित्य संवेदना और विकास। ठीक है, उन्होंने लिखा है कविता में उनका संस्कार है। कविता में भारतेंदु जी की क्या है? संस्कार है। और गद्य में उनकी क्या है? विचार है। आपको पता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जितनी भी कविताएं लिखे हैं वो किस में लिखे हैं? तो ब्रज भाषा में लिखे हैं। एक दो ही उनकी
कविता है जो ब्रजभाषा में न होकर खड़ी बोली में है। एक तो उनकी रचना है, कविता है फूलों की गुच्छा, और एक याद नहीं आ रहा है हमको। ठीक है, तो और ये लिखते हैं कि स्वरूप जी लिखते हैं कि कविता में उनका क्या है, संस्कार है। वो कविता के माध्यम से अपनी जो विरासत में मिली हुई उनकी संस्कार है वो दर्शाते हैं, और गद्य में अपना विचार प्रकट करते हैं। गद्य के माध्यम से वो कहते हैं कि देश में क्या है, स्वतंत्रता आंदोलन की एक 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 तरह से कह सकते हैं कि आंदोलन की शुरुआत वो किए थे अपनी पत्रिकाएं के माध्यम से, अपने निबंध के माध्यम से। भारतेंदु जी उस चिनगारी में जो 1887 में जो हमारी प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हुई थी, उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का योगदान अति सराहनीय रहा है। ठीक है, और उसी उसी निबंध के माध्यम से, उसी निबंध जितने भी निबंधों हैं उन्हीं के माध्यम से स्वतंत्रता का अलग जगाने का कार्य उन्होंने किया। जैसे महत्वपूर्ण निबंध जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की बहुत ही फेमस है, जैसे कश्मीर कुसुम बहुत ही महत्वपूर्ण है। उदय पूर्वोदय, कालचक्र, बादशाह दर्पण जो महत्वपूर्ण है उसको मैं बता रहा हूँ, उसको अंडरलाइन आपको करना चाहिए। जैसे कश्मीर कुसुम है, उसके बाद है बादशाह दर्पण, लेवी प्राण लेवी ये भी महत्वपूर्ण है, तदीय सर्वस्व ये महत्वपूर्ण है, जातीय संगीत ये अति महत्वपूर्ण है। बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है, जातीय संगीत किनका है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। ठीक है, नाटकों का इतिहास, बैद्यनाथ की यात्रा, स्वर्ग में विचार, सभा का अधिवेशन, जाति विवेचनी सभा, पांचवें पैगंबर, अंग्रेज स्त्रोत, कंकड़ स्त्रोत, फिर वैष्णवता और भारतवर्ष, हिंदी भाषा, सूर्योदय, एक अद्भुत अपूर्व सपना स्वप्न, भ्रूण हत्या, रामायण का समय, काशी, मणिकर्णिका, अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं मिलता, अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं मिलता। ठीक है, संगीत सार, नाटक, ईश्वर बड़ा विलक्षण है, ये महत्वपूर्ण है, इसको लाइन अंडरलाइन करना होगा आपको। ईश्वर बड़ा विलक्षण है, भारत उन्नति कैसे हो सकती है, ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो कौन कौन इनका निबंध याद रखना है, कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण, लेवी प्राण लेवी, तदीय सर्वस्व, जातीय संगीत, उसके बाद इनकी महत्वपूर्ण है हम्म, अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं मिलता, उसके बाद नाटक, ईश्वर बड़ा विलक्षण है, और भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। आप लोग इन सभी निबंधों से, लगभग निबंधों से परिचित है, और इनके बारे में आपको विस्तृत रूप से जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, भारतेंदु जी के महत्वपूर्ण कुछ सूक्तियां यहाँ पे आपके सामने है। जैसे मुसलमानी राज है जे का रोग है, और अंग्रेजी छई का। आपको पता है कि ये मुसलमानों के विरुद्ध भी कुछ कुछ अपना विचार प्रकट करते रहे हैं। जैसे कहते हैं कि मुसलमानी राज, जो मुसलमानों का राज जो था, आपको पता होगा कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था, 57 के विद्रोह के समय हिंदुस्तान के जो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय जो हुए थे, वो मुसलमान थे, आपको पता है। तो उनसे भी लोग एक तरह से कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो उससे भी त्रस्त ही थे। वो क्या कहते हैं कि क्या है, मुसलमानी राज कैसे हैजे का रोग है, हैजा, और अंग्रेजी क्या है, क्षय रोग, टीबी। जो टीबी जो कहते हैं ना, क्षय रोग, टीबी रोग, जो कि लाइलाज था उस समय। टीबी रोग उस समय क्या था, लाइलाज। उसी प्रकार अंग्रेज लोग क्या था, भारत के लिए लाइलाज था, जिसे इलाज नहीं कर सकते हैं। और मुसलमानी राज्य क्या हुआ, हैजा है। क्या है, हैजा की रोग है, अर्थात है जा, मतलब आपके पास है तो जाइए, कोई उपाय नहीं है, मतलब है, मतलब अगर वो बीमारी है तो जा मतलब जाइए, है जा, कोई भी आपको बचने का कोई उपाय नहीं है अगर हैजा है तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। और भी पंक्तियां हैं भाषा दर्पण से दी गई है। ठीक है, और अगले जो हमारे बहुत बड़े निबंधकार हुए हैं, जो हिंदी का स्टील कहा जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को क्या कहा, हिंदी का स्टील कहा।
ये महत्वपूर्ण है। बालकृष्ण भट्ट को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? स्टील कहा। ये लाइन बहुत बार पूछा गया है, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। और इनके प्रमुख क्या है? निबंध देखिए निम्नलिखित है। इनमें से आपको महत्वपूर्ण चीज ही याद करना होगा, जैसे इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए, 7 नंबर को देखिए, इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए। ये बालकृष्ण भट्ट जी का निबंध बहुत बढ़िया है। उसके बाद मेला ठेला, 10 नंबर में मेला ठेला आपको याद रखना है। ठीक है, बाल विवाह याद रखना है। 15 नंबर में देखिए यहाँ पे काल चक्र का चक्कर याद रखना है। सभी लोग ध्यान से देखिए, मोबाइल चालू करके छोड़ना नहीं है, बल्कि इसको देखना है। ठीक है, काल चक्र का चक्कर। ठीक है, उसके बाद ईश्वर, ईश्वर भी क्या ठठोल है, ईश्वर भी क्या ठठोल है, ये भी महत्वपूर्ण है ना। तो ये इतना इनका महत्वपूर्ण आपको याद करना है, इनको आप अंडरलाइन कर सकते हैं अगर आपके पास पुस्तक है तो। किनका? बालकृष्ण भट्ट जी। एक बात याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट जी 1977 ईस्वी में हिंदी प्रदीप नाम की पत्रिका एक निकलती थी इनकी। बालकृष्ण भट्ट की कौन सी? तो हिंदी प्रदीप नाम का पत्रिका एक निकलता था, याद रखिएगा 1977 में। हमेशा से ये प्रश्न आता है अलग 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 प्रतियोगी परीक्षाओं में, और अलग अलग प्रश्नोत्तरी में आप इसको देखिएगा। ये बालकृष्ण भट्ट का निबंध पत्रिका कौन सा है? तो हिंदी प्रदीप आपको याद रखना है। ठीक है, तो एक बार फिर से देखते हैं इनका महत्वपूर्ण निबंध कौन सा है। 7 नंबर में देखिएगा इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए। उसके बाद 12 नंबर बाल विवाह। उसके बाद है 15 नंबर कालचक्र का चक्कर। उसके बाद 22 नंबर में ईश्वर भी क्या ठठोल है। ठीक है, चलिए, तो एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें कि मनोविकार संबंधित निबंध का सूत्रपात किसने किया था? बालकृष्ण भट्ट जी। ठीक है, मनोविकार मतलब कि मस्तिष्क में बहुत प्रकार के विकार आ जाता है किसी व्यक्ति के प्रति। विकार अर्थात विचारों में विकार, है ना, मतलब पागल हो जाना वो नहीं, बल्कि विचारों में जिनका विकार आ जाता हो, उनका सूत्रपात जो निबंधों में कौन किए थे हमारे? तो बालकृष्ण भट्ट जी ने किए थे। ठीक है, तो ये हम लोग इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास, बल्कि निबंध साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं। इसीलिए हम लोग एकदम टू दी पॉइंट बात करेंगे, फलाना लेखक का ये चीज निबंध है। ठीक है, आपको याद होगा कि जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि हिंदी का स्टील किनको कहा जाता है? तो शुक्ल जी ने किनको स्टील कहा? तो बालकृष्ण भट्ट जी को। लेकिन यहाँ पे शुक्ल जी एक प्रताप नारायण मिश्र जो हमारे हुए हैं, उनको एडिशन कहा। ठीक है, कौन सा एडिशन कहा? तो हिंदी का एडिशन। हिंदी का एडिशन पाश्चात्य में एक बहुत बड़े लेखक हुए हैं, बहुत बड़े निबंधकार हुए हैं स्टील नाम के। वो उन्हीं के जैसा कौन लिखते थे? तो प्रताप नारायण मिश्र लिखते थे। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का क्या कहा? एडिशन कहा। किनको? मिश्र जी को, प्रताप नारायण मिश्र जी को। और माउंटेन किनको कहा? तो हिंदी का स्टील किनको कहा? आपको आप देख सकते हैं इधर की हिंदी का स्टील हिंदी का स्टील बालकृष्ण भट्ट जी को कहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रताप नारायण मिश्र हिंदी के एडिशन है। तो इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण और निबंध लिखे, जैसे धोखा, दांत, बालक, वृद्ध, आप, बात, खुशामद, भौं, नारी, मनोयोग, मुच्छ, परीक्षा, समझदार की मौत, हा, द, नास्तिक, टेढ़ा जान, शंका, सब, काहू, होली है अथवा होरी, ईश्वर की मूर्ति, घूरे का लता बौने, जुआ, सोने का डंडा, कनातन का डौल बंधे, अप्याय, फिर वृद्ध दान। तो ये सब निबंध है। देखिए, आपको इनकी निबंध को याद करना काफी कठिन भी है और नहीं तो काफी मुश्किल भी। तो इस प्रकार का कोई निबंध आता है तो आपको ध्यान रखना होगा कि प्रताप नारायण मिश्र जी का है। जैसे ये कुछ पर भी निबंध लिख सकते थे, मतलब किसी भी चीज पे ये निबंध लिखते थे, है ना।
तो ये हमारे कौन हो गए, हमारे प्रताप नारायण मिश्र। एक और बहुत बड़े नाम है, इनका नाम है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इनके बारे में लिख याद रखना है। आनंद, ये आनंद का एक इनका निबंध है, आनंद कादम्बरी करके। इनका निबंध, कौन सा निबंध है इनका? एक निबंध नहीं है इनका, पत्रिका निकालते थे। पत्रिका है सर, आनंद का। हाँ, आनंद कादम्बरी निबंध पत्रिका है। बार बार हम निबंध बोल दे रहे हैं, तो पत्रिका इनका महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना होगा। पत्रिका चूंकि जितने भी उस समय के लेखक थे, जितने भी जो भी रचनाकार थे, उनके पास कोई अपना पुस्तक नहीं छपता था, बहुत कम छपता था, बल्कि उनका जितना भी निबंध था वो पत्रिका के माध्यम से निकलती थी। अभी के समय में पत्रिकाओं में कम आता है, कहानी कम आती है, बहुत निबंध पत्रिका में बहुत कम, बल्कि लोग अभी के समय में निबंध का एक पूरा पुस्तक ही छपवा डालते हैं। लेकिन उस समय पुस्तक का उतना प्रचलन नहीं था, कम था, इसलिए लोग निबंध पत्रिका के माध्यम से ज्यादातर निबंध निकाला करते थे। इसीलिए मैं पत्रिका पर ज्यादा जोर दे रहा हूँ कि किन निबंधकार का कौन से पत्रिका का संपादन करते थे। तो आपको बद्री नारायण चौधरी जी का निबंध याद रखना है, बनारस का बुढ़वा मंगल 3 नंबर, ठीक है। दिल्ली दरबार में मित्र मंडली के यार, ये 2 निबंध याद रखना है ना, कुछ ज्यादा विशेष नहीं याद रखना है। ये भारतेंदु मंडली के थे, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, आपके प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण आपको याद रखना। ये मंडली था उनका, है ना। वो मंडली के साथ साथ वो क्या करते थे, समस्या पूर्ति करते थे। समस्या पूर्ति आपको हिंदी के कहाँ इतिहास के क्लास में आपको चर्चा किया गया था। वैसे आपको मैं हिंट देता हूँ, समस्या पूर्ति मतलब कि कोई आधा वाक्य बोला और उसको पूरा कोई कर रहा है, तो उसको बोलते हैं समस्या पूर्ति। खैर, इसके बारे में विस्तृत जानकारी हिंदी साहित्य के इतिहास की जब क्लास होगी तो उस समय आपको चर्चा किया जाएगा। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बद्री नारायण चौधरी जी प्रेमघन का दिल्ली दरबार में मित्र मंडली के यार और बनारस का बुढ़वा मंगल, 2 निबंध संग्रह, इनको ये याद रखना है। उसके बाद आगे हैं आचार्य शुक्ल ने, हिंदी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, ये गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम के कारीगरी समझने वाले लेखक थे। ध्यान रखना है, शुक्ल जी का कोटेशन है। और आपको याद रखना है कि इस पुस्तक से आपको बता दूं कि लगभग 60 से 70% प्रश्न आ ही जाता है इस पुस्तक से। ये चूंकि ये पुस्तक गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे जी, जो एक बनारस में या इलाहाबाद में, जहाँ तक मुझको याद है, कि जिस प्रकार आप और हम मिलकर तैयारी करते हैं किसी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, वो भी इसी प्रकार दोनों भाई प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयारी करते थे और उसी क्रम में ये पुस्तक लिख दिए। और वही पुस्तक उस समय से बिकने लगी और ये पुस्तक इतना फेमस हो गया, इतना वैधानिक रूप से लिखा हुआ है कि ये पुस्तक आज भी आपके लिए क्या है, एक तरह से कहीं ना कहीं रामबाण साबित हो रहा है। तो आप भी इस प्रकार से पुस्तक लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु युग के अन्य निबंधकार व निबंध निम्नलिखित हैं। जैसे देखिए, लाला श्रीनिवास दास की भारत खंड की समृद्धि, सदा सदाचरण, ठीक है। राधाचरण गोस्वामी जी का है यमलोक की यात्रा, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या का है हम लोग की वृद्धि किसी रीत से होगी, किस रीत से होगी। बंधुत्व किसे कहते हैं, खुशामद। तो ये याद रखना है, लाला श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी और मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, इतना याद रखना बस। इनकी निबंध की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, तो आपको ये 3 निबंधकार याद रखना है। बाकी उन लोग के अलावा चौधरी नारायण प्रेमघन, आपको बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र और कौन है, प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे द्वितीय युग की रचनाकार के बारे में। आइए, द्वितीय युग की रचनाकार आपको पता है रचना कब से कब है, तो 1900 से लेकर के 1920 ईस्वी के आसपास द्वितीय युग को मानते हैं, निबंध साहित्य में भी और हिंदी साहित्य के इतिहास में भी। उससे पहले हम लोग भारतेंदु युग पढ़े। तो भारतेंदु युग
कब से कब माना जाता है? तो भारतेंदु युग को माना जाता है 1950 के आसपास से, आपको 1850 से 1900 के आसपास से माना जाता है। ठीक है। द्वितीय युग निम्नलिखित निबंधों के प्रारंभिक एवं अनगढ़ रूप को आचार्य शुक्ल ने गद्य प्रबंध कहा है ना। इस युग के जितने भी निबंध लिखे गए हैं, आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है? गद्य प्रबंध कहा है। ठीक है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य को ज्ञान राशि का संक्षिप्त कोश माना है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ज्ञान साहित्य को क्या माने हैं? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश माना है। ठीक है। ज्ञान राशि का संचित कोश मतलब कि जितने भी साहित्य को ही उन्होंने माना है, ठीक है ना, कि पूरा भी ज्ञान है, एक तरह से क्या है, पुस्तक में संचित है, मतलब कि रखा हुआ है। कौन मानते हैं? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। आपको पता है कि द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया है, जिसका युग है जो 1900 से 1920 ईस्वी के आसपास माना जाता है। ठीक है। अ, ठीक है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लॉर्ड बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली से शीर्षक से प्रकाशित किया। ठीक है। ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान देना चाहिए, है ना। एक चलिए आगे बढ़ते हैं। अ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों का बातों का संग्रह कहा है। क्या कहे हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी के जितनी भी निबंधों का संग्रह है। महावीर प्रसाद द्विवेदी निबंध में बहुत बड़ा योगदान रहा है। जिस प्रकार खड़ी बोली को परिष्कृत करने में, उसको सुधारने में, हिंदी को शुद्ध करने में महावीर कामता प्रसाद गुरु से व्याकरण लिखवाए, जितना योगदान उनका हिंदी को या खड़ी बोली कह सकते हैं उसको सुधारने में योगदान रहा है। तो वो जितना भी विचार रखते थे, वो किसके माध्यम से रखते थे? वो निबंधों के माध्यम से रखते थे, है ना। कौन रखते थे? कि चलिए जितने भी महावीर जी के जितने भी ग्रुप में थे, लोग थे, मेंबर्स थे, वो अपने निबंधों के माध्यम से कहते थे। कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी, कि आपको ये कार्य करना है, आपको ये कार्य करना है। जैसे जैसे मैथिली शरण गुप्त को कहा गया कि आप जितने भी हमारे पुराने जितने भी आध्यात्मिक आध्यात्मिक कह सकते हैं कि ईश्वरीय हैं, जैसे राम को उन्होंने मतलब कहा कि आप राम के बारे में लिखिए और राम के माध्यम से ये बताइए कि हमारे देश में राम जैसे नायक को खड़ा कीजिए कि जिस प्रकार अंग्रेजों से लड़ सके। आपको पता है कि उस समय का क्या है, संक्रमण का दौर चल रहा था, आजादी का दौर चल रहा था, भारत में स्वतंत्रता के लिए लोग आक्रोशित थे। आपको पता है कि उस समय हमारे अंग्रेज क्या थे, हमारे अंग्रेज हम पे हावी थे और हम चाह रहे थे विजय की प्राप्ति। तो मैथिली शरण गुप्त को, हरिऔध को कृष्ण के माध्यम से लोगों को, जनता को क्या किए, कृष्ण के माध्यम से ये बताना चाहें कि आप में भी वो कृष्ण जैसी शक्ति है, आप भी अंग्रेजों से लड़ सकते हैं। तो तमाम प्रकार की बहुत सारी उन्होंने रचना रचवाया। किनसे रचवाया? तो मैथिली शरण गुप्त से, महावीर प्रसाद द्विवेदी से, तमाम ऐसे ऐसे रचनाकार से। किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो वो जितने भी बात कहते थे, कुछ भी बात बोलते थे, वो निबंधों के माध्यम से बोलते थे। कौन? हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इनकी भी निबंध बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इन्हीं के युग पर पूरा का पूरा क्या चला, एक एक काल चला। जैसे इनकी महत्वपूर्ण निबंध है जिनको याद करना आपको जरूरी है और आवश्यक है। जितना याद करना है वो है, जैसे संपत्ति शास्त्र, रसंग रंजन, दो महत्वपूर्ण। यहाँ पे इस लाइन में दो महत्वपूर्ण है। कौन सा? संपत्ति शास्त्र और रसंग रंजन। ठीक है। उसके बाद 7 नंबर में आइए, कालिदास के समय का भारत। कालिदास के समय का भारत। ठीक है, 7 नंबर। उसके बाद 9 नंबर में आइए, भाषा और व्याकरण। ठीक। 10 नंबर में कविता और कवि और कविता। उसके बाद है, उसके बाद 16 नंबर आत्मनिवेदन।
तो ये महत्वपूर्ण निबंध है तीन चार। कौन कौन? संपत्ति शास्त्र। संपत्ति शास्त्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। रसंग रंजन भी महत्वपूर्ण है। फिर कालिदास का समय भी बहुत महत्वपूर्ण है। भाषा और व्याकरण महत्वपूर्ण है। कवि और कविता महत्वपूर्ण है। आत्मनिवेदन महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इतना क्या है, इतना बहुत ही महत्वपूर्ण इनके क्या है, निबंध है। चलिए अगले हैं हमारे बाबू बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है, बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध भाषा और व्याकरण से, अच्छा, अनस्थिरता शब्द के लिए उन्हें आलोचना आत्माराम की टैटे करके इनका कुछ था। हाँ, आत्माराम के नाम से की। ठीक है, बाल मुकुंद गुप्त ने, हाँ, बाल मुकुंद गुप्त ने महावीर महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध जो है भाषा और व्याकरण, अनस्थिरता, मतलब कहीं लिखते हैं अनस्थिरता शब्द के लिए क्या हो गया था, विवाद हो गया था। तो दोनों पर लंबा लंबा लेख लिखे थे। बाल मुकुंद गुप्त लिखे थे, अलगे लेख लिखे थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी भी अलग लेख लिखे थे। कहते कि अस्थिरता होता है, और ये कह रहे थे कि अनस्थिरता होता है। अनस्थिरता शब्द कोई शब्द ही नहीं होता है, बाल मुकुंद गुप्त जी कहते हैं, है ना। क्या होता है? अस्थिरता। तो दोनों के बीच में क्या हो गया कि व्याकरण, कहते कि आप व्याकरण के इतने बड़े लेखक हैं, इतने बड़े, मतलब कि आप प्रेरणा देने वाले हैं, तो आप गलत कैसे कर सकते हैं। तो आत्माराम के टेटे या आत्माराम के नाम से दोनों के बीच में क्या हो गया था, निबंधात्मक लड़ाई हुआ था, है ना। दोनों के बीच में क्या आया था, निबंधात्मक लड़ाई हो रही थी। ठीक है, आगे देखिए। हाँ, आगे है कि बाल मुकुंद गुप्त ने जवाब में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरगौन नरक ठेकाना नाही शीर्षक नाम से कल्लू अल्लाइत नाम से लिखा है ना, कल्लू अल्लाइत नाम से लिखा है। ठीक है, आगे है बाल मुकुंद गुप्त ने सन 1904 और 5 ईस्वी में भारत मित्र में शंभुनाथ का चिट्ठा नाम से तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधन करने का क्या हो गया, निबंध लिखा। तो ये आपको पता है कि भारत मित्र में प्रकाशित हुई थी शिव शंभू के चिट्ठे। आप लोग यूजीसी नेट के सिलेबस में लगा हुआ था। लॉर्ड कर्जन को क्या किए थे, व्यंग्यात्मक रूप से यह निबंध लिखा गया था। ठीक है, बाल मुकुंद गुप्त के निबंध कौन सी है, तो गुप्त निबंधावली नाम से प्रकाशित है। चलिए, तो याद रखना है गुप्त निबंधावली किनकी है, तो बाल मुकुंद गुप्त जी की है। बाल मुकुंद गुप्त 1904 और 5 में भारत मित्र पत्रिका से शिव शंभू के चिट्ठे नाम से क्या किए थे, ये लेख निकला था 1904 और 5 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्यापक पूर्ण सिंह ने हिंदी में कुल 6 निबंध लिखे जो निम्न है, जैसे आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, फिर है पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त कवि, वर्ल्ड हिटमैन। ये महत्वपूर्ण है, 6 निबंध है। अध्यापक पूर्ण सिंह उन चंद लेखकों में से एक माने जाते हैं जिन्होंने कम साहित्य लिखकर, कम रचना लिखकर वो क्या हो गए, हिंदी साहित्य में अमर हो गए। जैसे हमारे एक कहानीकार हुए हैं, उसने कहा था निबंध का, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, उन्हीं उन्हीं के समूह में ये भी आते हैं। ठीक है, हाँ। आगे है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, वो बाल मुकुंद गुप्त है। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, बाल मुकुंद गुप्त। ठीक, बाल मुकुंद गुप्त की बाल मुकुंद गुप्त की उक्ति है कि बड़ी धूम से टेसू आए, लड़के लाड़ी साथ लाएं, लड़के लाड़ी साथ लाएंगे, होगा दिल्ली में दरबार, सुनकर चौक पड़ा संसार, है ना। तो ये किनकी उक्ति है, तो बाल मुकुंद गुप्त जी की है। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने भी कुछ महत्वपूर्ण निबंध लिखे हैं, जो उसने कहा था निबंध वाले जी है ना, उसने कहा था निबंध जो लिखे वही है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। जैसे कछुआ धर्म, कौन है, कछुआ धर्म, और है इनका मारेसी माही कुठाव शीर्षक से महत्वपूर्ण
निबंध कौन लिखते थे? हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। कछुआ धर्म इनका बहुत ही फेमस निबंध है, आपको याद रखना होगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ठीक, आगे है द्विवेदी युग के कुछ महत्वपूर्ण निबंधकार, जैसे में माधव प्रसाद मिश्र, ठीक है, गोविंद नारायण मिश्र, फिर मिश्र बंधु। मिश्र बंधु को पुष्पांजलि याद रखिएगा, निबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिश्र बंधु की पुष्पांजलि, जो बता रहे हैं महत्वपूर्ण उसी को याद रखना है, अधिक को याद करने की आवश्यकता नहीं है। परीक्षा के दृष्टिकोण से, ज्ञान के दृष्टिकोण से आप जितना पढ़, याद नहीं बल्कि उसको पढ़िए, ज्ञान की दृष्टि से उसको पढ़ना होगा, और परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण बातें बताई जाती है उसको याद रखना होगा। जैसे जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी जी हैं, बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू श्याम सुंदर दास की दो याद रखिएगा, समाज और साहित्य, कर्तव्य और सभ्यता, है ना, समाज और साहित्य और कर्तव्य और सभ्यता, दो महत्वपूर्ण है। पद्मश्री शर्मा की एक याद रखना है, एक याद रखिए कम से कम, जैसे मुझे मेरे मित्रों को बचाओ, ये याद रखना है, बाकी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस एक ही याद रखना है, मुझे मेरी मित्रों से बचाओ, पद्मश्री शर्मा जी का है। ठीक है, आगे है कि आचार्य शुक्ल ने गोविंद नारायण मिश्र के गद्य विधान को सायास अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का अटाला कहा है ना, गोविंद नारायण मिश्र जी को कहा है कि सायास अनुप्रास में, ठीक है, इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, गोविंद नारायण मिश्र ने महावीर और बाल मुकुंद गुप्त के बीच अनस्थिरता शब्द को लेकर चले विवाद में आत्माराम की टेटे निबंध से द्विवेदी जी के पक्ष में लिखा। ठीक, वही बात हो रही थी जो हमने किया था। उसके बाद आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल युग। शुक्ल युग, आपको पता है कि शुक्ल का जन्म तो शायद 84 में हुआ था, जहां तक हमको याद है। 1920 के बाद को शुक्ल युग कहते हैं, है ना, शुक्ल युग 1920, और जब तक शुक्ल की मृत्यु ना हो जाए, आपको पता है कि शायद 40 या 41 में इनकी मृत्यु हो गई थी शुक्ल की। ठीक है, तो उस बीच के समय को क्या कहा जाता है? शुक्ल युग कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी में निबंध लिखा है, लिखते हैं कि यदि गद्य कवियों का लेखों का कसौटी है, ये लिखते हैं, बहुत सुंदर लिखे हैं, यदि गद्य कवियों का लेखों का कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। कितना बढ़िया और कितना सटीक, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इस प्रकार का कोई दो लाइन मैं तो कहूँ एक ही लाइन जो लिखे हैं, ये क्या है, मार्वलस है। कहते हैं कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी, कहते हैं कि अगर असली लेखक और असली कवि वो है जो गद्य लिखता है ना, जिस प्रकार हमारे शिव पूजन सहाय जो लिखते थे, गेहूं और गुलाब, जो लिख गेहूं और गुलाब नाम का जो लिखे हैं, जो रेखा चित्र, और स्मृत की रेखाएं जो लिखे हैं, स्मृत की रेखाएं शायद किनका है? स्मृत की रेखाएं महावीर इनकी, महादेवी वर्मा की, हाँ, महादेवी वर्मा की। ठीक, सर इनका गेहूं और गुलाब, माटी की मूर्तें और गेहूं और गुलाब जो हमारे राम वृक्ष बेनीपुरी जो लिखे हैं, वो शायद ऐसा कोई गद्य लिखता हो, मेरे दृष्टि में शायद कोई ऐसा नहीं लिखता हो जिस प्रकार आचार्य रामचंद्र वो हमारे बेनीपुरी जी लिखे हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार लिखते हैं कि वो वही कसौटी है, गद्य की वही कसौटी है। किसके लिए कसौटी है? तो कवियों का कसौटी। कवि अगर उस प्रकार की स्तर की गद्य लिखता है तभी वो क्या है, वही अच्छा माना जाता है। गद्य की कसौटी, यदि गद्य की कवियों या लेखों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। तो कहता है कि सबसे गद्य विधा में सबसे अगर श्रेष्ठ विधा है तो कौन सी विधा है? निबंध। जिस जिस मतलब कि सबसे बढ़िया जो निबंध लिखता है, जो रचनाकार, समझिए कि गद्य में सबसे वो अच्छा माना जाता है। उसमें आपको सबसे बढ़िया निबंधकार अगर कोई आपको दिखे तो रामचंद्र शुक्ल, उनसे बढ़िया निबंधकार और कौन हो सकता है? रामचंद्र शुक्ल का नाम आता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं निबंधकार, विद्यानिवास मिश्र जी हैं, तमाम गुलाब राय हैं। तो ये सब क्या है, बहुत बड़े निबंधकार हैं। आपको एक 12th के किताब में लगा हुआ है, बालकृष्ण भट्ट जी का निबंध लगा हुआ है, बातचीत निबंध लगा हुआ है बालकृष्ण भट्ट का। उसको आपको पढ़ना चाहिए कि किस प्रकार कैसे बातचीत करते हैं लोग, जैसे बच्चा क्या आपस में बात करता है, हम आपके लोग क्या बात करते हैं,
बूढ़ा बुजुर्ग क्या बात करता है, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो क्या बात करते हैं, आपको जो 25 के कम उम्र वाले व्यक्ति हैं वो किस प्रकार बात करता है, 30 के ऊपर वाले व्यक्ति क्या बात करते हैं, बूढ़ा बुजुर्ग गांव में जो घर के बाहर जो गांव में बैठे हुए बुजुर्ग लोग महिलाएं रहती वो क्या बात करती है। इतना बढ़िया वो निबंध लिखा हुआ है बालकृष्ण भट्ट जी का बातचीत निबंध, वो आपको पढ़ना चाहिए। बिहार बोर्ड के 12th में लगा हुआ है। वो कसौटी है। गद्य का असली कसौटी क्या है? निबंध है तो वहां है ना, प्रताप नारायण मिश्र हो गए, ये सब एक एक मानक निबंधकार हैं। वही कहना चाह रहे हैं हमारे शुक्ल जी की यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। आगे लिखते हैं कि भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है ना। कहते हैं कि भाषा अगर कोई व्यक्ति या लेखन के माध्यम से अपनी भाषा का अभिव्यक्ति करना चाहता है तो किसके माध्यम से करेगा? निबंध के माध्यम से। जैसे ही बच्चा में हम लोग बहुत छोटे होते हैं तो कोई हम लोग को क्यों नहीं शिक्षक लोग कहते हैं कि तुम कविता लिखो, बल्कि क्या कहते हैं? निबंध लिख के लाओ। आप लोग बच्चे में पढ़े होंगे, हम लोग भी पढ़े हैं, तो ये नहीं कहते हैं कि कहते हैं कविता याद करो और निबंध लिख के लाओ, गाय पर निबंध, बैल पर निबंध, हमारा फूल पर निबंध। तो लोग शिक्षक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये गद्य की कसौटी है। निबंध गद्य की क्या है? यह कसौटी है। कौन सी है? कसौटी निबंध। कि अगर कोई बच्चा, अगर कोई व्यक्ति को, अच्छा क्यों नहीं कहानी प्रतियोगिता होता है, क्यों निबंध प्रतियोगिता होता है? आप कभी सोचे इस बात को? ये क्या होता है? निबंध की प्रतियोगिता होती है। तो क्या है, पूरा का पूरा गद्य में क्या होता है? विचार समाहित होता है। आप क्या कहना चाहते हैं, एक टू दी पॉइंट लिखते हैं। तो पूरा भाषा का क्या है? पूरा भाषा का विकास जो है पूरा का पूरा निबंध से ही संभव है। तो ये हमारे कौन कहे? हमारे रामचंद्र शुक्ल। देखिए, शुक्ल ने ऐसे गूढ़ बातों को लिखा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास को जब हम लोग व्याख्या करें या करने बैठे तो एक पेज में शायद पूरा दिन में एक पेज की व्याख्या पूर्ण नहीं हो सकती। क्योंकि उनका जो भी लेखन शैली है या भाषा की जो वक्रता है, वो 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 उसको समझने के लिए आपको कम से कम एक लाइन को समझने के लिए 5 से 6 मिनट चाहिए। इसीलिए आज भी उस पुस्तक प्रासंगिक है हमारे हिंदी साहित्य और हिंदी प्रेमियों के बीच। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अन्यथा विलंब हो जाएगा। उसके बाद है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि भाग 1 में लिखते हैं कि इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पढ़ने वाली कुछ प्रदेश हैं। यात्रा के लिए निकलती रही है, बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर। तो ये देखिए, अब इस अर्थ को समझ सकते हैं आप, लेकिन इसको थोड़ा समय देना होगा आपको, रिलेट करना होगा साहित्य और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो निबंध है उसके बीच में। कहते हैं इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। कहते हैं कि जो हम पुस्तक लिख रहे हैं तो कुछ प्रदेश है। प्रदेश का मतलब कोई जगह नहीं, प्रदेश का अर्थ ये अपना देश और इंग्लैंड और अमेरिका नहीं, बल्कि कुछ मतलब कि पल हैं। आप कह सकते हैं कि अंतर यात्रा, अंत यात्रा मतलब क्या हुआ कि अपने भीतर की जो यात्रा हम कर रहे हैं कि चलिए आज हम मोदी जी से मिले हैं, तो कल हम अमित शाह से मिले हैं, तो कल किनसे मिले हैं, तो रामदेव बाबा से मिले हैं, या हम सुशील कुमार मोदी से मिले हैं। तो अंदर में जो यात्रा चला है उनके उनके बीच में बात करने का, उसकी यात्रा, वो कह रहे हैं कि उसकी यात्रा कुछ परदेसी की यात्रा है। कहता है कि यात्रा के लिए निकलती रही है, बुद्धि बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर। कहते हैं कि हम ठीक है, अब मिल तो लिए भाई मोदी जी से, हम या मिल तो लिए कि हम बहुत बड़े बड़े लेखक से, लेकिन उनके सामने अपने हाथ जोड़कर ही सिर्फ नहीं खड़े हुए, बल्कि अपने बुद्धि और हृदय को साथ भी लेकर चले। क्या हमसे जा रहे भाई उनसे मिलने के लिए, तो क्या हमको फायदा होगा, क्या हम उनको मतलब अपने हृदय से कुछ गुलदस्ता दे दे, कुछ इस प्रकार को बुद्धि और हृदय को मतलब कि दिल और दिमाग को साथ लेकर ये चले यात्रा में, ना कि बस ऐसे ही घूम के चले आए। ये कहना चाहते हैं किसके? चिंतामणि भाग 1 के निबंध से। चिंतामणि भाग 1 आपको बता दें कि चिंतामणि 4 भागों में क्या है, 4 भागों में ये
इन्होंने निकला है इनकी पुस्तक जो अलग अलग वर्षों में आपके समक्ष लिखा हुआ है। जैसे 1900 चिंतामणि भाग 1 1939 ईस्वी में। इसमें कुल 17 क्या है निबंध है। आपको पता है कि इनमें कुल 17 निबंध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की 4 निबंध संग्रह है जो कि चिंतामणि भाग 1 रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित किया हुआ है। ठीक है, 1939 वर्ष में है। ठीक है, वर्ष 1939 में आया था। तो 17 इनमें निबंध है। जैसे भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और गिलानी, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्षा, भय, क्रोध। कविता क्या है, देखिए आप लोग पढ़ते हैं कविता क्या है। उसके बाद है भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद। उसके बाद रसात्मक बोध का विविध रूप, काव्य की प्रकृति दृश्य, काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजना। ये 17 जो लिखा हुआ है 17 का 17 ही महत्वपूर्ण है। आप किसी को आप हटा नहीं सकते हैं, है ना। आप किसी को एक तरह से कह सकते हैं कि आप स्किप नहीं कर सकते हैं, छोड़ नहीं सकते। 17 को 17 आपको ध्यान में रखना होगा, तो है ना। तो चिंतामणि भाग 1 से 1939 में रामचंद्र शुक्ल ने क्या किए, संपादन किए। संपादन के मतलब होता है कि संपादन का अर्थ थोड़ा संक्षिप्त रूप में समझ जाइए कि कि मान लीजिए कि कोई लेखक है और अलग अलग अपना निबंध अलग अलग पत्रिकाओं में क्या किया, वो छापते रहा। तो वो क्या करता है कि संपादक का कार्य होता है कि सभी संपादक का कार्य आपको जितना भी अलग अलग पत्रिका में लिखा हो उसको इकट्ठा करके इकट्ठा किया। मान लीजिए कि 25 निबंध लिखा, 25 निबंध में कहा कि चलिए 25 निबंध में 17 निबंध लगता है कि इस पुस्तक में, चिंतामणि भाग 1 पुस्तक में इसको रखना चाहिए हमको। ये महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये महत्वपूर्ण निबंध है, इसको रखना चाहिए। और उसमें से छांटना चाहिए कि क्या कौन सा बढ़िया, जो सबसे अच्छा और सबसे भावपूर्वक और सबसे बोधात्मक जो निबंध है उसको पहले रखिए। जो प्रासंगिक है, जो इस समय की जरूरत है, उस समय की मांग है, उस निबंध को पहले रखिए। उसके बाद को रखिए जो, और सबसे इंटेलेक्चुअल है, सबसे मतलब कि आपको कह सकते हैं कि अंतिम उसको रखा जाता है निबंध को, या कोई भी कहानी को जब कोई कहानीकार संकलन करता है या संपादक जो अरेंज करता है, उसका भी एक ज्ञान होता है कि कैसे संपादन करें और कैसे हम किस कहानीकार को या किस निबंध को आगे रखें, किसको बीच में रखें और किनको अंतिम में रखें। जो ज्यादा जानकारी पूर्वक जो चीजें होती है वो सबसे अंत में होती है। ज्यादा मतलब कि रोचक वाली चीज होता है वो किसके लिए होता है, वो मतलब कि ऐसा पाठक के लिए होता है जो जो पाठक में वो ग्राह्य शक्ति अधिक हो। जैसे शुरुआत में कुछ इस प्रकार मनोरंजन वाला या कोई जानकारी, ऐसा जानकारी की एक बैठक में, जैसे आपको पता है कि आप कोई किताब पढ़ते हैं तो 1-2 पेज से ज़्यादा आप नहीं पढ़ पाते हैं शुरुआत में। तो 1-2 पेज इतना अच्छा लिखना चाहिए कि पाठक पढ़ के उसको ठीक है, अच्छी पुस्तक वो समझ जाए। तो संपादक को इतना ज्ञान होना चाहिए कि क्या हमको अंत में रखना है और क्या पहले रखना है। तो उसको बोलते हैं संपादक, है ना? और उसमें कुछ-कुछ सह संपादक भी होते हैं, कुछ एडिटर होते हैं। एडिटर को ही संपादक बोलते हैं, कुछ प्रूफ रीडर होते हैं जो गलतियाँ शुद्ध निकालते हैं। सबका हेड कौन होता है? संपादक होता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपनी जितनी भी निबंधों को चिंतामणि भाग भाग में 1 में, चिंतामणि ही नाम था, बाद में उनको 1, 2, 3, 4 लोग अलग-अलग संपादक करता है, फिर 1, 2, 3, 4 उसका भाग कर दिए। तो शुरुआत में चिंतामणि भाग से वो 1939 में 17 निबंध को संकलन किए जिसके संपादक खुद रहे हैं 1939 में मृत्यु से 1 साल पहले। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आता है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र संपादन करता है। संपादन का अर्थ हमने समझा दिया है, उसी को लेकर चलिएगा। चिंतामणि भाग 2 से निकाले 1945 में। उनकी तीन तीन कविता को उन्होंने संकलन किया। काव्य में प्राकृतिक दृश्य, काव्य में
चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि भाग एक प्रथम पहले जो है प्रथमतः विचार और विधि नाम से सन 1930 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, चिंतामणि भाग एक का जो जो विचार और विधि नाम से 1930 में प्रकाशित हुआ था, ये सबको आपको पता है। उसके बाद एक कविता क्या है, निबंध सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में 1909 में प्रकाशित हुआ था। उसी को देखिए, है ना, 9 में पत्रिका की बात आ गई। पत्रिका में क्या हुआ था, ये सब पहले छपता था और उसको संकलन करके संपादन किए। ठीक है, उसके बाद आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रमुख कथन एवं सूक्ति निम्नलिखित है। जैसे ये बार बार प्रतियोगी परीक्षा में आता रहता है कि श्रद्धा और प्रेम का योग का नाम भक्ति है। श्रद्धा और प्रेम दोनों ही बहुत ही व्यापक अर्थ है। दोनों शब्द जो अपने आप में बहुत बड़ा अर्थ निकालता है, तो दोनों का जब मिलन होता है उसको क्या कहते हैं, भक्ति कहते हैं। श्रद्धा का व्यापार श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है, प्रेम का एकांत, प्रेम में घनत्व अधिक है और श्रद्धा में विस्तार। देखिए ये लाइन जो है, ये सब क्या है, ये सब लाइन मतलब कि कह सकते हैं बिहारी की, जो देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर जैसा, ये क्या करता है, बोध कराता है। उसके बाद है लोभ सामान्योन्मुख होता है और प्रेम विशेषोन्मुख। मतलब लोभ क्या है कि लोभ तो हर व्यक्ति में होता है, लेकिन जो प्रेम है किसी खास व्यक्ति में, किसी खास, वही विशेषता और सबसे अलग बनाता है। करुणाशील और सात्विकता का संस्थापक भाव है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, आपको जितना भी 17 निबंध लगा हुआ है चिंतामणि भाग एक में, उसको आपको पढ़ना चाहिए। मनोविज्ञान और एक किस प्रकार से विचारात्मक निबंध के जनक यूं ही नहीं माने जाते हैं हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। उसके बाद कहते हैं कि सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए करुणा का प्रसार आवश्यक है। तो ये एक दो लाइन बहुत ही फेमस है, लेकिन ऐसा ऐसा लाइन, हर एक लाइन ही है, पूरा का पूरा लाइन है। और एक निबंध को एक बैठक में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि आप आए और एक निबंध को एक बैठक में हम लोग पढ़ें और पूरा का पूरा बिना समझे हुए शुक्ल जी को हम लोग पूरा एक तरह कहानी की तरह पढ़ गए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आगे है कि वैर क्रोध का आचरण या मुरब्बा है। ठीक है, तो इसी प्रकार और भी इनकी है। यदि प्रेम आचार्य आगे है कि यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। देखिए कितना व्यापक अर्थ निकलता है इन सब चीजों का। उसके बाद कहा, जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इस मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान कर दी आई है, उसे क्या कहते हैं, कविता कहते हैं। देखिए अलग अलग विद्वान ने कविता क्या है, कविता किसे कहते हैं, वो व्याख्या करते हैं। लेकिन जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं तो मानो कि क्या होता है कि सारा लेखक एक तरफ और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध, जो निबंधात्मक विचार है, जो एक तरफ। कहते हैं जिस प्रकार आत्मा की मुक्ति अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है। कहता है कि जब आत्मा की क्या होती है, मुक्ति कब होती है, जब उसके पास ज्ञान होता है। आत्मा की मुक्ति कब होती है, मुक्ति अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है। जब तक ज्ञान नहीं होगा, आपको आत्मबोध नहीं होगा, जब तक आप गलती नहीं कीजिएगा, आपको आत्मा को आपको ठेस नहीं पहुंचेगा, जब तक आपको ज्ञान नहीं होता है। उसी प्रकार हृदय की मुक्ति अवस्था रस दशा। कहता है कि जब तक आपको प्रेम नहीं होगा, किसी से आपको हृदय हृदय का मिलन नहीं होगा, तब तक आपको रस की अनुभूति नहीं होगी। उसी पर कहता है कि हृदय की इस मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है, उसे कविता कहते हैं। कहता है कि हृदय की इस मुक्ति, जैसे दो व्यक्ति आपस में प्रेमालम करते हैं, तो क्या होता है कि वाणी का, शब्दों का क्या होता है, विधान होता है। लोग एक दूसरे को संकल्प लेते हैं पूरे जीवन जीने का, माता पिता का साथ न छोड़ने का, भाई बहन जीवन भर का एक दूसरे को मदद करने का, प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को साथ निभाने का क्या करते हैं, सब विधान करते हैं। एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं, एक सरल अर्थ में कहें तो। वहां जब कोई बात निकलती है तो कविता उसको कहते हैं। क्या कहते हैं, वही क्या है, काव्य है। उन्होंने एक सुमित्रानंदन पंत जी का एक बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति मुझे याद आ रहा है। कहते हैं कि
पंक्ति बहुत ही खूबसूरत है। पंक्ति है उनका, उनकी पंक्ति है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप, वही होगा कवित अंजाम। कहते हैं कि पहला जो कवि होगा वो क्या होगा, वियोगी होगा, प्रेम का मारा होगा, तो निकल कर आंखों से चुपचाप वही होगा कवित अंजाम। कहते हैं कि जहाँ प्रेम है वही कविता है। तो वही शुक्ल जी कहना चाह रहे हैं कि शब्दों में जो शब्द विधान होता है, शब्दों में बहुत ताकत होता है। आपको मैं बताऊं कि अगर एक छोटा सा बच्चा, 2 से 3 महीने का छोटा सा बच्चा को आप एकदम गुस्सा कर उससे बोले तो रोने लगेगा, उसको कुछ नहीं बोध है, उसे कोई बोध नहीं है कि वो हम पर गुस्सा कर रहा है, कि हमको वो डांट रहा है, कि हमको प्यार कर रहा है, कुछ उसको बोध नहीं है। लेकिन लेकिन अगर आप उसको, आप ऐसा, आप शेर की आवाज निकालिए वो डर जाएगा, लेकिन एक कोयल की आवाज निकालिए वो हंस लेगा। क्यों? क्योंकि उसको भाव पता नहीं है कि हमको जो व्यक्ति है हमको डरा रहा है, वो उसको नहीं पता है। लेकिन शब्दों में ताकत है, शब्द विधान जो सामने आई है, शब्दों में क्या है, वाणी का विधान जो है, शब्दों का जो वाइब्रेशन है, उसको भगवान उसको बनाकर भेजे हैं। कहते हैं शब्द जो विधान करती है वही क्या है, वही कविता है। तो बहुत सा पंक्ति है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, निबंध को लेकर उसको व्याख्या करना है तो एक क्लास तो पूरा लग ही जाएगा, है ना। आगे कहते हैं तो हमें लगता है कि आज के लिए बस